नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। न्यूज एट 4 शुरू करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अतीक की बहन आयशा ने भी कोर्ट में अर्जी दी है। सीजेएम कोर्ट में वकीलों के जरिए सरेंडर की अर्जी। आयशा नूरी की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। प्रयागराज पुलिस को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आ रही है। 13 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होनी है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि आयशा नूरी का नाम भी है पूरे प्रकरण से जुड़ता हुआ। आपको बताएं, मेरठ की रहने वाली है अतीक की बहन आयशा नूरी। आयशा नूरी के घर पर उमेश पाल मर्डर केस का बमबाज गुड्डू मुस्लिम ठहरा था। आयशा नूरी के पति अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख आयशा नूरी, जो कि मेरठ की रहने वाली है, कोर्ट में पहुंची, अर्जी लगाई है। सीजेएम कोर्ट में वकीलों के जरिए सरेंडर की अर्जी। आयशा नूरी की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर आयशा नूरी कोर्ट तक पहुंची। अतीक की बहन आयशा ने कोर्ट में अर्जी दी है। सीजेएम कोर्ट में यह अर्जी है, वकीलों के जरिए सरेंडर की अर्जी दी है। आयशा नूरी ने मेरठ की रहने वाली है, अतीक की बहन है। पति अखलाक पहले ही हिरासत में है। प्रयागराज पुलिस को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आ रही है। सीजेएम कोर्ट की ओर से यह आदेश है कि 2 दिन के भीतर प्रयागराज पुलिस ये रिपोर्ट सौंपे। तो आयशा नूरी पहुंची है कोर्ट की शरण में अर्जी लेकर के। और इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट यह है कि प्रयागराज पुलिस को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। सीजेएम कोर्ट की ओर से यह बात सामने आ रही है। आयशा नूरी की अर्जी पर प्रयागराज पुलिस को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। और आयशा नूरी के बारे में आपको बताएं, अखलाक पहले ही जेल में है, हिरासत में लिया जा चुका है। गुड्डू मुस्लिम को मेरठ में अपने घर में शरण देने का आरोप है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम बमबाजी के बाद मेरठ पहुंचा था, अखलाक के घर रुका था, वो सीसीटीवी फुटेज आया था। ऐसे में अखलाक को पहले ही पुलिस हिरासत में ले चुकी है और अब आयशा नूरी कोर्ट की शरण में पहुंची हैं। आयशा नूरी ने सीजेएम कोर्ट पहुंच करके अपनी अर्जी दाखिल की है। इस पर सीजेएम कोर्ट ने भी प्रयागराज पुलिस को आदेश दिया है कि 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपिए। सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, क्या जानकारी है इस पूरे मामले के बाबत? देखिए, उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने यह आरोप लगाया था कि उनके घर पर उनके 2 नाबालिग बेटे, उनके नाम एहजम और आबान हैं, उन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। हालांकि प्रयागराज पुलिस का ये दावा था कि दोनों बच्चे 2 मार्च को अपने घर के पास लावारिस हालत में घूमते हुए पाए गए थे। क्योंकि दोनों बच्चे नाबालिग थे, इसलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह में भर्ती करा दिया गया, दाखिल करा दिया गया था। इस पूरे मामले में सीजेएम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। आज शाइस्ता परवीन के वकीलों की तरफ से कहा गया कि दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस झूठ बोल रही है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि आपने जिस वक्त जिस जगह से जो है बच्चों को उठाया था, बच्चों को हिरासत, अपने बच्चों को पकड़ा था, बरामद किया था, उस जगह की संभव हो तो रिपोर्ट दीजिए और अगर मुमकिन हो तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज आसपास के कैमरों में कहीं लगी होगी वो मुहैया कराइए, ताकि ये पता चल सके कि इस पूरे मामले में झूठ कौन बोल रहा है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन झूठ बोल रही है या फिर प्रयागराज पुलिस झूठ बोल रही है। तो इस मामले में अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी और 13 अप्रैल को ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सच क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इस मामले में अब 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। बिल्कुल मोइन, आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर पे भी आपसे जानकारी लेनी होगी, आपसे अपडेट लेनी होगी। फिलहाल ये ताजा अपडेट थी उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी। और एक और अपडेट प्रयागराज से ही आ रही है। अतीक के 2 नाबालिग बेटों की हिरासत का मामला है। शाइस्ता की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई और सीजेएम कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से जवाब मांगा है। दोनों को कब और कहां से बरामद किया, कोर्ट ने यह सवाल किया है। संभव हो तो बरामदगी की जगह का सीसीटीवी फुटेज दे। सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो सकेगा कि मामले में अतीक अहमद का परिवार झूठ बोल रहा है या प्रयागराज पुलिस। कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट की बात कही है। देखिए, ये पूरा मामला, इस मामले पर सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और उनसे जानकारी लेते हैं। मोइन, अब ये कैसे पता चलेगा कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है? शाइस्ता परवीन जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटे कहाँ हैं, ये उन्हें बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस कह रही है कि हमने बाल सुधार गृह में रखा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस और शाइस्ता परवीन के वकील
दोनों के अपने दावे हैं, अलग अलग दावे हैं और इस बारे में सच्चाई क्या है ये पता लगाना अब कोर्ट का काम है। बहरहाल कोर्ट ने पुलिस से फिर से एक बार रिपोर्ट तलब कर ली है। इस केस से जुड़ी हुई तो और अहम अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने सीजीएम कोर्ट में, प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की एप्लीकेशन दाखिल की है। सरेंडर एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज की जो सीजीएम कोर्ट है उसने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। पूछा है कि क्या उमेश पाल शूटआउट केस में आयशा नूरी वांटेड है या नहीं है और 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। यानी अतीक अहमद के बाद अब पूरी परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और ये वही आयशा नूरी है जिनके घर पर 5 लाख रुपए का इनामी जो गुड्डू मुस्लिम है वो छिपा हुआ था। 17 से 18 घंटे तक इसने वहां पर शरण ली हुई थी। तो इसी मामले में आयशा नूरी पर कानून का शिकंजा कसा था। पुलिस की तफ्तीश में उनका नाम सामने आया था और आयशा नूरी ने अब सरेंडर की एप्लीकेशन दाखिल की है। एक और एप्लीकेशन आज अतीक अहमद के भाई अशरफ की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई। अशरफ की अर्जी में पुलिस द्वारा रास्ते में टार्चर किए जाने की आशंका जताई गई है। कहा यह गया है कि बरेली जेल से निकालने के बाद प्रयागराज पुलिस रास्ते में टार्चर कर सकती है, इसलिए जो है बरेली जेल से मेडिकल कराए जाने के बाद जैसे ही वो प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज में एक बार फिर से मेडिकल कराया जाए, इस बात की गुजारिश, इस बात की अपील अशरफ की अर्जी में की गई है। बहरहाल इस अर्जी पर भी सुनवाई हुई है और सीजीएम कोर्ट ने इस बारे में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली है। इस मामले में भी अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। यानी अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए 3 मुकदमों में अब 13 अप्रैल को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि इन मुकदमों में, इन मामलों में अतीक अहमद के परिवार को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल मोइन, देखना ये होगा। अब कुल मिलाकर के 13 तारीख बड़ी अहम हो जाती है इस पूरे मामले को लेकर के। शुक्रिया जानकारी के लिए मोइन। और माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है पुलिस। पुलिस वैन में मीडिया से अतीक बोला, मुझे मारने की साजिश हो रही है। बे वारंट पर पूछताछ के लिए प्रयागराज ला रही है पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक से पूछताछ होनी है। ऐसे में अतीक ने कहा कि मुझे मारने की साजिश हो रही है। मैंने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए सिफारिश की थी। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? सही नहीं है। क्या कहेंगे? करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन अतीक आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां रालोद की बड़ी तैयारी। एबीपी गंगा पर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष का एक्सक्लूसिव बातचीत सामने आया है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीनने पर बोले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी से एबीपी गंगा की खास बातचीत में जयंत चौधरी का क्या कहना है ये सामने आया है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीने जाने पर जयंत चौधरी क्या कहते हैं ये हम आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे। यार क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ? बातचीत चल रही है। हमने एक समिति बनाई थी समन्वय बनाने के लिए और एक चयन समिति भी बनाई है ताकि जो बातचीत का निष्कर्ष निकलता है गठबंधन के पार्टियों के साथ, उसके बाद जब ये फैसला होता है कि किस सीट पर कौन सा सिंबल जाएगा, उसके बाद हम लोग तय करें कि कौन वहाँ उपयुक्त उम्मीदवार है। तो अब बहुत कम समय रहता है और नामांकन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। बहुत जल्दी चीज़ें साफ होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर आप दावा ठोक रहे हैं, किन किन सीटों पर आरएलडी अपने सिंबल पर लड़ना चाहते हैं? आप हिसाब भी नहीं लगा सकते, अनगिनत सीटें हैं इसमें। पार्षद से लेके चेयरमैन, मेयर, तो महत्वपूर्ण चुनाव है। और क्योंकि शहरीकरण का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं, ग्रामीण कस्बों में भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और लोग चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे बने, साफ छवि के बने। जब हमारे लोकदल के चिन्ह पे कोई चुनाव लड़ेगा तो हमारा वादा है और दावा है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। क्या मेरठ और व्यावहारिक फैसले लेगा जिसका लाभ वहाँ के जो नागरिक हैं उनको मिलेगा। मेरठ और गाजियाबाद नगर निगम दोनों आरएलडी अपने सिंबल पर लड़ेगी? नहीं, अभी मैंने कहा वो खोलने का कोई ये उपयुक्त समय नहीं है, ना ही वो फैसले मैं अकेले ले रहा हूँ। गठबंधन होता है तो कुछ सीटों पे आप अपने पार्टनर को फ़ायदा भी दिलाते हो, कैसे उस सीट को जीतना है। अल्टीमेट गेम वही है कि जीत कैसे हासिल होगी। तो सारी रणनीतियाँ बनती हैं, लेकिन वो मेरे स्तर पे बातचीत नहीं होगी। कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक आरएलडी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी? चिंता मत कीजिए, जब तक नामांकन होगा उसके पहले तो हो ही जाएगी।
टिकट वितरण की प्रक्रिया आपने क्या रखी, कैसे लोगों को आप टिकट देंगे, कैसे उम्मीदवार चुनेंगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सरल है। जो हमारे पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा वो दल का एक कार्यकर्ता होना चाहिए, उसकी वहीं स्थानीय लेवल पे उसका कुछ वर्क होना चाहिए। सारा होमवर्क लगभग हो चुका है। हमारे ज़िले संगठन से लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। समन्वय समिति ने दौरा करके नाम मांगे हैं। बंद एनवेलप में लिखित तौर पे भी लोगों ने नाम दिए हैं, सिफारिशें दी हैं, उन पे काफ़ी मंथन हो चुका। तो 2-3 नाम हर पद पे उम्मीदवार के तौर पर जो टॉप कंटेंडर्स हैं उनका नाम फाइनल हो चुका। जब बातचीत होंगी हमारे गठबंधन दल के साथ, फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद उनमें से एक का चयन होगा। क्या छवि का भी ख्याल रखा जाएगा जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, इस तरीके से क्या ऐसे लोगों को टिकट से दूर रखा जाएगा? कोशिश तो यही रहती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे देश में लीगल सिस्टम की एफिशिएंसी पे सवाल उठते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल बीत जाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता और पॉलिटिकल केसेस भी हो जाते हैं। कोई आंदोलन में कोई नेता रुकता है और मदद की बात करता है तो उस पर कभी कभी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो सिर्फ वो पैमाना नहीं हो सकता। अगर कोई कॉन्विक्टेड होगा तो ऑब्वियसली वो चेहरा नहीं बन सकता और ये नियम सब पे लागू है। और ख़ास तौर से अगर कोई महिलाओं के विरुद्ध उन पे कोई ऐसे संगीन अपराध होंगे उसे गंभीरता से देखा जाएगा। जी, एक और सवाल है, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल ही चुनाव आयोग का जिस तरीके से निर्णय आया है उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टी के दर्जे को वापस ले लिया गया, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? निकाय चुनाव सिर पे है। हमारे कार्यकर्ता सब चीज़ों को देखते हैं और उनके मनोबल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लोग कल भी साथ थे, कल भी साथ रहेंगे। और जहाँ तक ये एक दर्जे की बात है, वो एक कानूनी दांवपेच है। हम लोग अपने कानूनी राय को लगातार मशवरा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं और जो भी हमारे पास विकल्प होंगे वो उन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो जिस तरह से इस समय पे ये फैसला लिया है तो एक शंका लोगों के मन में बनती है कि ये टाइमिंग क्यों? यही फैसला आप इस प्रक्रिया के बाद ले लेते तो समय भी मिलता सबको। बीजेपी की मंत्री है सी मरुण जी, उन्होंने कहा है कि हैंडपम्प अब सिंबल फ्री हो चुका है, उस पर कोई भी क्लेम कर सकता है, अमृतकाल चल रहा है। टेक्निकली ऐसा नहीं है। सीट आरक्षित जो सिंबल आप आरक्षित होता है तो हमने ईसी को चिट्ठी गई है हमारी तरफ से कि वो सिंबल हमें आरक्षित और वो चुनाव आयोग हमें ही आरक्षित करें। क्या आगे आप लोग इसको लेकर के आगे कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वो राय हमने अभी ली है और जो भी इसका अगला पड़ाव होगा बहुत जल्दी आपके सामने होगा। 14 तारीख को आप महू जा रहे हैं बाबा साहब जन्मस्थली पर, आपके साथ अखिलेश जी होंगे, चंद्रशेखर आजाद हो, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि दलित पॉलिटिक्स की लगातार अब यूपी में कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की ओर से कोशिश हो रही है। दलित अपने आप में समाज में जो है उसका एक स्थान है। वंचित समाज के लोग जिनको हक नहीं मिला, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो आज भी उम्मीद की निगाह रखते हैं सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से, चाहते हैं कि उनको हक दिलाया जाए, उनके लिए बाबा साहब एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं आज भी। और सिर्फ दलितों के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए हैं। वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने जितने लेख लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, और उनको जो भी पढ़ता है, मैं तो नौजवानों को कहता हूँ कि उनको पढ़ो ताकि आपके दिमाग से जो पर्दे हैं वो उठ जाए। आप समाज में कहाँ खड़े हो, आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, भारत का संस्कार क्या है, आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। तो जब हम 3 लोग साथ जा रहे हैं एक बड़ा मैसेज जाता है। मैं तो स्वार्थ में जा रहा हूँ कि मैं कुछ वहाँ से लेके आऊँगा। अखिलेश यादव के ऊपर बीजेपी बहुत हमलावर है, दलित की जब से वो प्रोटेक्ट करने लगे, चाहे वो कांशीराम की मूर्ति का अनावरण रहा हो, चाहे महू जाने को लेकर कह रही है कि जब सत्ता में थे तब दलितों का अपमान किया, दलितों की झुग्गी झोपड़ियाँ जलाई, कई सारे दलितों के नाम पे जो महापुरुषों के नाम पे जिले थे उनके नाम बदले गए हैं। अब ये तो पॉलिटिकल अटैक है, इस अटैक का वो ही जवाब देंगे और ये अब बीजेपी बच नहीं सकती जिम्मेदारी से। आज बीजेपी की सरकारें हैं, एससी के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, जो अपराध मामले आपराधिक दर्ज हो रहे हैं सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, आज उनको जवाब अपना देना है। औरों पे आरोप लगाने का वक्त नहीं है, क्योंकि बीजेपी को देश की जनता ने भरपूर मौका दिया है, पूरी ताकत दे रखी है। आज निकाय चुनाव है, आरएलडी के क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जाने होंगे और तमाम सारी जनता के साथ संवाद करना होगा। ये हर नगर पंचायत का, हर बड़े शहर, छोटे बड़े शहर के अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं। कुछ जगह सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मांग है, कुछ जगह जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आते हैं। याद कीजिए मुरादनगर में इतनी बड़ी घटना हो गई थी, जांच का आदेश हुआ लेकिन किसी को दंड नहीं मिल पाया।
तो ठेकेदार मौज कर रहे हैं। आज भी ऐसी व्यवस्था शासन की है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार के दावे हैं, लेकिन ज़मीन पे आप जाके देखेंगे कितना भ्रष्टाचार है। तो यही मुद्दे रहेंगे। हमारे भी जो उम्मीदवार लड़ेंगे गठबंधन की तरफ से, वो भाईचारा जिंदाबाद का नारा लेकर चलेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के गवर्नेंस मॉडल को लोगों को याद दिलाएंगे और इन मुद्दों की ज़रूर चर्चा होगी कि बीजेपी की क्या जवाबदेही है। जो बीजेपी के तमाम चेयरमैन, पार्षद, मेयर जिताए लोगों ने, आज जनता उनसे हिसाब लेगी। सर एक आखिरी सवाल है, बीजेपी कई सारे बड़े नेता कैंपेन करने जा रहे हैं, क्या आप स्वयं उतर के कैंपेन करेंगे? जैसी आवश्यकताएं होंगी, लेकिन अभी हमने कोई रणनीति इसमें नहीं बनाई। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। रोशन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सुन रहे थे आप जयंत चौधरी को। यूपी निकाय चुनाव को लेकर रालोद अध्यक्ष का बयान है, सिंबल को लेकर आश्वस्त हैं। आयोग को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। राज्य की पार्टी होने का दर्जा चुनने के बाद उनका बयान सामने आया है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, मेरठ में आपने खेला है जाट महिला कार्ड। ये बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में आपने ऋचा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने की यह घोषणा। आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार आप ऐसा कौन सा कैंडिडेट उतारेंगे और आगे कौन सी ऐसी चीजें जनता के सामने रखेंगे जो इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें मजबूत? मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, लोकतंत्र में जीत और हार दिलाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। पहला चुनाव हम लड़े थे विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में उस तरीके से हमारा काम, उस तरीके से विस्तार, उतना मौका हमें नहीं मिल पाया था। लोगों ने पक्ष में हमारे निर्णय नहीं दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसला जनादेश आए उसका सर झुका के उसको स्वीकार करना चाहिए। हमने स्वीकार किया, लेकिन पिछले 1 वर्षों में लगातार हमने तमाम मुद्दों पे आंदोलन हो, हमारे साथियों पे मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे, सोमेन जी पे भी मुकदमे, अंकुश जी पे भी मुकदमे। तो हमने आंदोलन भी किए, तमाम सवालों के ऊपर अनशन भी किया। सोमेन भाई ने किसानों के मुद्दे को लेकर हमने काम किया। पिछले 1 साल में सघन तैयारी की, वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति 1 साल के अंदर बढ़ी है और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं उस पर जनता हमारा साथ देगी। हम कोई भी गलत, जैसे मैंने बताया ऋचा सिंह जी के नाम का प्रस्ताव मेयर के लिए है, तो ये एक योग्य कैंडिडेट है यहाँ से, तो हम ऐसे अच्छे लोगों को उतारेंगे मैदान में। इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना है? काम तो बदलो पहले, जिलों के नाम बदल के क्या होगा? काम भी तो बदलो। काम क्या है? बाबा जी का इस सरकार के अंदर कुंभ का मेला करते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। इस सरकार के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होता है, उसमें चंदा चोरी करते हैं। देखिए, वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। आकांक्षा दुबे की सुसाइड का मामला, आरोपी सबर सिंह की रिमांड पर बहस पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर, पुलिस ने कोर्ट से 72 घंटे की रिमांड मांगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई है। बहस खत्म होने पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा है ये फैसला। तो देखिए, समर सिंह को जिस तरीके से पेश किया गया और उस दौरान मारपीट की कोशिश हुई, इसे देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर सिंह की पेशी हुई है। रिमांड को लेकर के बहस पूरी बताई जा रही है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब वाराणसी पुलिस की डिमांड है कि 72 घंटे की रिमांड मिले, इसी पर बहस हुई है। इस बहस के खत्म होने पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। समर सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया है। पुलिस की 72 घंटे की कस्टडी की मांग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी पूरी, फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। खबरें और भी हैं, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।